हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नंबर 33, जहां पर हम जानेंगे प्राचीन भारत की विरासत। यानी जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हमने ओवरऑल कवर कर लिया। आप पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहे और उस एंशिएंट हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है वो बता रहा है कि अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमें कौन कौन सी भारत की विरासत के रूप में दिखाई देती है। चाहे हम कला की बात करें, साहित्य की बात करें, गणित की बात करें, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भूगोल की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या योगदान रहा था भारत का। ना केवल देश के स्तर पर बल्कि विदेशों के स्तर पर भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत से ही मूव करके गई। तो बस ये चैप्टर इन सारी चीजों को बताते हुए एंड करेगा, कंक्लूड करेगा। और जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था वहाँ पर उसके बाद से हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और हमने जाना था कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, यानी क्या इंपॉर्टेंस है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो वैसा ही ये भी चैप्टर है, इसमें भी आपको यही बता रहा है कि जितना भी अभी आपने पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास, एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। और ये आपको कब पता लगेगा? जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस चीज का ओरिजिन इंडिया से हुआ था, यहाँ से मूव करके गया था और इस फॉर्म में ये चीज इंडिया में डेवलप हुई थी। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और स्पेशली जब आप फॉरेन रिलेशन की बात करते हो तो वहां पर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जो बताता है कि हाँ, भारत का प्राचीन चाहे हम बात करें गणित है, साहित्य है, विज्ञान है, उनमें किस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भारत में ओरिजिन हुई इन चीज़ों का भारत के बाहर भी उपयोग हुआ है। चाहे हम बात करें अरब के देश हो गए या फिर हम बात करें एशियाई देश हो गए, अन्य सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, या हम बात करें यूरोप हो गया, चाइना तक मूव करके वो चीज़ें गई हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो इंडिया से उन लोगों ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे हम हमारे चैप्टर पर। और लास्ट चैप्टर है, इसके बाद से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगा। सेम डे जो हमारा एंशिएंट चलता था मंडे और वेंसडे को, तो अब हम मंडे और वेंसडे मॉडर्न करेंगे। और जो हमारा हिस्ट्री था, हिस्ट्री में वैसे तो हम एनसीईआरटी ही कवर कर रहे थे, जैसे 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी हमने एंशिएंट के लिए पढ़ा आर.एस. शर्मा। इसी तरह हमारा मिडेवल के लिए चल रहा है सतीश चंद्रा। और मॉडर्न के लिए हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की जगह स्पेक्ट्रम पर आएंगे, क्योंकि विपिन चंद्रा जो है उसे पढ़ने के बाद भी आपको स्पेक्ट्रम कवर करना पड़ेगा अगर आप देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो अभी हमारी कोशिश है कि हम सबसे पहले स्पेक्ट्रम कवर करा दें, ताकि जो बच्चे फ्री में हमसे पढ़ के एग्जाम देने वाले हैं उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो अभी हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रम भी स्टार्ट करेंगे, जो वेंसडे को आपकी क्लास होगी, और ये कवर हो जाएगा। एक दो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, पूछ रहे थे कि मैम आप क्वेश्चंस कब कराएंगी एंशिएंट का। तो मैं कुछ ना मैराथन टाइप का प्लान कर लूंगी और उसमें ही हम आपके क्वेश्चंस कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी ये हमारा पेड कोर्स है। आप में से जो भी बच्चे 2024 के एग्ज़ाम को दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं और अभी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। टीचर एक कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे, सही तरीके से समझा देंगे कि कम टाइम में अपनी एनर्जी को किस तरह से सही डायरेक्शन में लगाते हुए आप एग्जाम को दे सकते हैं, अपियर हो सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चैप्टर में राइटर क्या बोलता है। ओके, प्राचीन भारत की विरासत। सबसे पहले आप चैप्टर के नाम से चैप्टर का सार समझने की कोशिश करिए। यानी इस चैप्टर में पहले ही क्लियर कर दिया कि हम एंशिएंट हिस्ट्री की ही बात करने वाले हैं, यानी कि वो स्टोन एज से लेके 2 लाख 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 7th सेंचुरी एडी तक, यानी 650 के आसपास तक की बात की जाएगी। उस टाइम पीरियड के ही हम कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिल्प, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ केवल उस टाइम पीरियड की। अब इसको पढ़ के कभी भी ये मत जज कर लेना कि ये पूरे टाइम जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला तब तक की कहानी नहीं। आगे हमारा और डेवलपमेंट होगा, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बड़े लेवल पर विकास होगा। लेकिन एंशिएंट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर राइटर ने उसको बता रखा है, डिफाइन किया हुआ है। तो बस बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर राइटर शुरुआत करता है कि इनिशियली तो ऐसा नहीं था कि भाई जो मानव है वो पूरी तरह से, आपको पता है कि नेचर पर ही डिपेंड था। इनिशियली तो हम इंडिपेंडेंट थे नहीं, लेकिन धीरे धीरे
हमने प्रकृति से जीतने की कोशिश की और जो भी प्रकृति से कठिनाइयाँ मिल रही थी उसका सामना करने के लिए हम मूव करेंगे अब किसकी तरफ, विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरफ। तो बस राइटर यहीं से शुरुआत करता है कि प्रकृति के साथ मानव का सामना, एक सेकेंड, प्रकृति के साथ मानव का सामना होने से बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इसलिए उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि का विकास किया। ठीक है, अब जैसे आपको ठंड लग रही है, ठीक है, नेचर ने कुछ ऐसा अपने आप को बना रखा है कि सीजन्स होते हैं, चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो अब उस सेंस में आप नेचर को तो चेंज नहीं कर सकते, आपको कुछ ऐसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास करना पड़ेगा जिससे आप ठंड से बच सके, जिससे आप गर्मी से बच सकें। जैसे आज ठंड लगती है तो घर में आप लोग हीटर वगैरह का यूज़ करते होंगे, उस समय हीटर तो नहीं था, उस समय क्या करते होंगे, आग जलाते होंगे। गर्मी लगती है तो आज आप एसी का यूज़ करते हैं, उस समय एसी तो नहीं होगा, तो कोई और उनकी टेक्निक होगी खुद को ठंडा रखने के लिए, जैसे घरों पर मिट्टी का लेप लगाना या कुछ भी और तरीके की व्यवस्था हो सकती है। तो धीरे धीरे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ मूव करें हम, उसका रीज़न क्या था कि जब मानव और प्रकृति दोनों टकराए, ठीक है, तो मानव को बहुत सारे चैलेंजेस मिले। अब वो चैलेंज को पार करने के लिए मानव मूव करेगा किस तरफ कि हमें कैसे इसका तोड़ निकालना है, इन चीज़ों का कैसे तोड़ निकालना है। इन चीज़ों का तोड़ निकालने के लिए ही वो नए नए खोज करने लगेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरफ मूव करने लगेगा। तो बस राइटर यही बोलता है कि क्यों ऐसा हुआ कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिक रूप से सोचेगा। सोच इसलिए रहा है क्योंकि उसके सामने चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है। ठीक है, 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में कृषि और मानव बस्तियां प्रकट हुई। आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी, तो स्टोन एज का जो थर्ड वाला पीरियड था, जिसको आप बोलते हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड, या फिर उसको कहा जाता है बच्चों क्या, न्यूलिथिक एज या फिर नवपाषाण काल कहा जाता है। तो ये जो नवपाषाण है ये वो टाइम पीरियड था जब हमने पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट करा था। तो माना जाता है 9000 से 7000 ईसा पूर्व, 9000 से 10000 से ये चालू होता है और 9000 7000 सॉरी एक सेकेंड 9000 से 7000 ईसा पूर्व के आसपास अलग अलग जगह पर खेती की शुरुआत हो गई। तो बस राइटर यही बोलता है कि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में खेती की शुरुआत हुई, और जब एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, परमानेंट सेटलमेंट, यानी लोग इसी टाइम पीरियड में परमानेंट सेटल होने लग जाएंगे, एक जगह पर बसने लग जाएंगे। खेती कर रहे हो तो बोकर अनाज भाग तो नहीं जाओगे, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, सिंचाई करना पड़ेगा, अन्य व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मानव बस्तियां भी बननी चालू होंगी, लेकिन कई जगह लोगों को प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ रहा था। जैसे आपने खेती करना भले सीख लिया हो, आप एक जगह सेटल हो गए, वहां रह के खेती कर रहे हो, लेकिन अब उस जगह पर कितना प्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करता है कि वो जो सॉइल है वो कितना फर्टाइल है, यानी वहां की मिट्टी की उर्वरता कैसी है। ये तो आप पर नहीं है ना, आप कैसे उर्वरता बढ़ा सकते हो। आज आपने उर्वरता बढ़ाने के लिए नए नए खाद ले आए, है ना, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो, तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। आप उस तरफ मूव करें, क्यों मूव करें, क्योंकि आपके पास चैलेंज था। चैलेंज ये था कि मिट्टी की उर्वरता आप खुद कैसे, वो तो नेचर की तरफ से मिला है ना। इसी तरह समय पे वर्षा का होना, आपने अनाज तो बो दिया, लेकिन अब बारिश होगी और बारिश नहीं होगी, वो सब नेचर पे डिपेंड करता है, उसमें आपका क्या रोल है। तो अब क्या होगा कि मानव भले खेती कर रहा है, मानव परमानेंट सेटलमेंट सीख चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको नेचर से चैलेंजेस मिल रहे हैं कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सब जब चैलेंजेस आएंगे तो फिर मानव क्या करेगा, साइंस की तरफ मूव करेगा। अब साइंस की तरफ मूव करेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका आंसर वहाँ से उसे मिल जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका आंसर उसको मिलेगा ही नहीं। और जब उसका आंसर नहीं मिलेगा तो मानव किसकी तरफ मूव कर जाएगा, धर्म और अलौकिक विषय में। धर्म और अलौकिक का मतलब है कि इहलोक की बात नहीं है, दूसरे लोक की बात है, वहाँ पर धर्म की बात आएगी। धर्म मतलब कि एक आपने पावर को इमेजिन किया और बोला कि वो सब कर रहे हैं, ठीक है, ये जो चीज़ हो रही है इसके बारे में हम नहीं पता लग पा रहे, यानी ये वहाँ से सब मैनेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे वैदिक टाइम पीरियड के जो लोग हमें आगे दिखाई देते हैं, ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड का जो अर्ली वैदिक वाला फेज था ना,
या जिसे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं, इस टाइम पीरियड में देवी देवता जो माने जाते थे वो कौन से थे? इंद्र थे, वरुण थे, नासत्य थे, मित्र थे, अग्नि थे। ये कौन से देवता होते थे? ये एक्चुअली उन्होंने नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया था गॉड के रूप में। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जिन चीज़ों का उन्हें आंसर नहीं मिल पा रहा था, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि भाई वर्षा इस समय क्यों हो रही है और अभी कब नहीं हो रही है, तो उन्होंने मांगा कि ये कोई एक पावर है, सुपर नेचुरल पावर, और वो उसके पास पावर है कि वो बारिश करे ना करे। तो अब हमारा काम क्या है कि हम उस नेचुरल पावर को प्रेयर करें, और प्रेयर करने के लिए उनको एक देवता का रूप दिया, इंद्र माना, और इंद्र देवता की पूजा करने लगे। उनका मानना था कि जब तक देवता खुश रहेंगे सही समय पे सही प्रकार से बारिश होगी, इसलिए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। तो जब हमारे कंसेप्ट ऐसे होने लग जाते हैं जो कि हमारे साइंस के क्षेत्र में नहीं आए, हमारे समझ से परे हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बात करते हो? परलोक की बात करेंगे, आप बात करोगे, ईश्वर की बात करोगे, ठीक है। उन्हें नहीं पता था अग्नि का कंसेप्ट क्या है, उनको नहीं पता था दिन रात क्यों हो रहा है। तो जब तक ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होंगी तब तक आप किसकी बात करोगे? ईश्वर की बात करोगे। और आगे चलकर एंशिएंट टाइम पीरियड में, जो लेटर टाइम पीरियड हम देखते हैं, वहाँ पर हमें पता लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए इंडिया में जिन्होंने ये बताया कि दिन रात क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, वर्षा क्यों होती है, ये दिन रात होने के पीछे कारण क्या है, किस तरह पृथ्वी मूव कर रही है, किस तरह चंद्रमा उसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये जो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होती गई, तो ये धर्म से साइंस का सब्जेक्ट बन गया। आप समझ पा रहे हैं? तो जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तब तक हमने उसको माना कि भाई कोई एक पावर है जो इसको मैनेज कर रही है। और जब उसी को हमने तोड़ निकाल लिया तब वो क्या हो जाता है? साइंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो बस राइटर यहीं से शुरुआत करता है और बोलता है कि यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं एंशिएंट टाइम पीरियड में, कि जब मानव और प्रकृति आमने सामने आए तो मानव दो तरफ गतिशील होता है। एक तो साइंस की तरफ, साइंस एंड टेक, दूसरा मानव मूव करता है किसकी तरफ? ईश्वर की तरफ। जिन चीज़ों का समाधान खोज पाता है विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिनका समाधान नहीं खोज पा रहा है उसको क्या बोल दिया जा रहा है कि वो परलोक का विषय, ईश्वर का विषय, यानी धर्म भी इसमें इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़ो, खुद समझ में आएगा एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, बस इसी शुरुआत के साथ राइटर बोलता है कि अब अगर हम भारत में धर्म की बात करें तो भारत में ब्राह्मण धर्म, या जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, ये पूर्व काल में प्रभावशाली रूप से विकसित हुआ, या फिर सबसे प्राचीन बोले तो हमें यही दिखाई देता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रूप से कौन सा धर्म का विकास हो रहा है वैदिक टाइम पीरियड में, जो हमें ये दिखाई दे रहा है हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म। हालांकि वो उस समय अपने एक बोलते ना परिपक्व स्टेज में नहीं था, परिपक्वता उसने बाद में प्राप्त की है। ठीक है, इसने कला साहित्य के साथ साथ समाज को भी प्रभावित किया। अब जब हम प्राचीन भारत की विरासत पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में हमें विरासत के रूप में नए प्रकार की कलाएं मिली हैं, साहित्य मिले हैं, अन्य चीजें मिली हैं। तो राइटर शुरुआत में यहाँ पर बोल दे रहा है आपको कि एक्चुअली धर्म का भी योगदान रहा है कला साहित्य इन चीजों में। तो जितना विज्ञान का योगदान रहा है उतना धर्म का योगदान भी रहा है। जैसे कि एंशिएंट टाइम पीरियड में वैदिक काल में हिंदू धर्म हमें दिखाई देता प्रभावशाली, और हिंदू धर्म ने कहीं ना कहीं भारत की कला को, उसके साहित्य को, इवन समाज को भी प्रभावित किया है। आगे कौन सा इंट्रोड्यूस्ड होता है रिलीजन? तो आपको पता है वैदिक टाइम पीरियड कब से कब तक था, ये आप सब कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं? वैदिक एज हमें दिखाई देता है अप्रॉक्स 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड। ठीक है, और 600 के बाद हमें दिखाई देता है बुद्ध काल, जिसे हम बोलते हैं बुद्धा एरा बोलते हैं, या फिर इसे हम महाजनपद टाइम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड था ना, ये वो टाइम पीरियड था जब हमें दो नए धर्मों का ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, 600 बीसी के आसपास। एक जिसे आप बोलते हैं बुद्धिज्म, और दूसरा जिसे आप बोलते हैं क्या बच्चों? जैनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो बस राइटर बोलता है कि सबसे पुराना ब्राह्मण धर्म है जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, इसके बाद से बुद्धिज्म, जैनिज्म आता है। तो जैन और बौद्ध धर्म जो उदित हुए थे ना, इन्होंने भी काफ़ी प्रभाव डाला हमारे देश के साहित्य, कला, अन्य क्षेत्रों में। और फिर आगे हमें ईसाई धर्म दिखाई देता है। हालांकि ईसाई धर्म काफी बाद में आता है भारत में। कब आ रहा है? तो बोल रहे हैं कि ईसा की पहली सदी के आसपास आता है। कौन सा? क्रिश्चियनिटी हमें दिखाई देती। कब? 1st सेंचुरी एडी में दिखाई देता है।
सभी के समझ में आ गया। तो ये वन बाय वन हमें एंशियंट टाइम पीरियड। अब आप बोलोगे जी इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? देखो अभी हम एंशियंट की बात कर रहे हैं, ये कब से लेके कब तक का टाइम पीरियड है? 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम एंशियंट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद इस्लाम जो है वो भारत में आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इस्लाम का ओरिजिन ही उस समय हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस्लाम की बात नहीं करें। आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। तो भारत में हमें धर्म का उद्भव होते हुए दिखाई दिया, और ये सभी धर्मों ने प्राचीन भारत की विरासत पे प्रभाव डाला है। चाहे हम बात करें वैदिक जो आपका रिलीजन है, जिसे आप हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म आ रहा है, फिर क्रिश्चियनिटी आ रहा है। सबसे लेट में हमें क्रिश्चियनिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बौद्ध धर्म धीरे धीरे देश से गायब हो गया, लेकिन पूरब में, मतलब बस राइटर थोड़ा सा और बोल रहा है कि अगर हम इन सभी की बात करें ना, तो ब्राह्मण धर्म आज भी हमारे देश में वर्चस्वशाली बना हुआ है, ठीक है। इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। वही अगर हम बात करें जैन और बौद्ध की, तो बौद्ध धर्म जो है ना, उसने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी थी। आगे चलकर मैंने आपको बताया भी था कि कैसे ब्राह्मण जो थे उन्होंने बोला कि महात्मा बुद्ध भी विष्णु का ही एक अवतार है, और जब वो विष्णु का एक अवतार है तो वो हिंदू धर्म में समा गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या थी कि बौद्ध धर्म में आगे चल के जो बौद्ध सन्यासी थे उनमें विलासिता बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। मठों को बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा मिलने लग गया था। तो जो उनका एक काम था ना कि हाँ भाई हमें विलासिता से दूर रहना है, हमें सन्यासी का जीवन बिताना है, उससे हटकर वो भोग की तरफ लग गए थे। तो उसकी वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और भारत में जो बुद्धिज्म है ना, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर, समाप्ति का मतलब ये नहीं कि इसके फॉलोअर्स नहीं, फॉलोअर्स है, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वही अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो ये आपको दूसरे क्षेत्रों में फलता फूलता नजर आता है, जिसकी राइटर बात करता है कहाँ पर? पूरब में जापान तक और पश्चिमोत्तर एशिया तक ये फैल चुका था। तो अगर हम इसकी बात करें तो बुद्धिज्म जो है हमें इस क्षेत्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका प्रभाव आने वाले समय में कम होगा। और जैन धर्म जो है ना, वो भारत में टिका रहा। आज भी आपको जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। स्पेशली कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि आपका राजस्थान वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया, यहाँ पे आपको बहुत सारे जैन रिलीजन के फॉलोअर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सभी के समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां तक तो ये एक आधार बना रहा था, भूमिका बना रहा था, बैकग्राउंड बना रहा था कि जब आप प्राचीन भारत की विरासत को पढ़ेंगे ना, तो आपको इस विरासत पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, धर्म का भी परलोक का भी, है ना। और धर्म ने किस तरह से प्रभावित किया, कौन कौन से धर्म का प्रभाव पड़ता है भारत की विरासत पर? तो ब्राह्मण हो गए, फिर बुद्धिज्म है, फिर जैनिज्म है, फिर आपका क्रिश्चियनिटी है। हालांकि क्रिश्चियनिटी का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बुद्धिज्म का इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन बाद में वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है। तो बस इनका इम्पैक्ट पड़ा किसमें? हमारी विरासत में। विरासत क्या होगी वो अब वन बाय वन बता रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है वर्ण व्यवस्था। ये हमें विरासत में ही तो मिली है। आज तक आप वर्ण व्यवस्था इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, बहुत जटिल रूप में, है ना, इसका स्वरूप भी बहुत जटिल है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था सभी को पता है, पूछा जाता है आप कौन से वर्ण के हो, और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का मतलब किससे है? ये ब्राह्मण धर्म से है या हिंदू धर्म से है, ठीक है। और इसका इतना इम्पैक्ट क्यों है कि इंडिया में जो मैक्सिमम फॉलोअर्स है वो हमें हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा हमें समाज में फैली हुई दिखती है। पूछा जाता है भाई कौन से वर्ण के हो, तो बोलता है कोई मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बोलता है क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता है वैश्य हूँ, कोई बोलता है शूद्र हूँ। उसमें भी सब कैटेगरी बन गई है, कौन से वाले आप ब्राह्मण हो, इस तरह की चीज़। फिर उसमें आपका कौन सा गोत्र है, बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी हैं। तो वर्ण व्यवस्था हमारे प्राचीन भारत की ही एक विरासत है। राइटर बोलता है कि भारत में धर्म के प्रभाव से विशेष प्रकार के सामाजिक वर्गों का गठन हुआ। धर्म ने इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से इंडिया में अलग अलग सोसाइटी में ग्रुप्स बने, ठीक है। अब देखो ग्रुप कैसे बनता है। एक तो ग्रुप जो कानून बनाए, एक ग्रुप समाज में जो कि धर्म बनाए। जैसे कानून कैसे बनाएगा ग्रुप कि हाँ भाई ये जिसने क्या बोलते हैं स्टडी किया, फिर आपने बीएड किया, फिर आपने कुछ और चीज़ें कर ली, फिर आप टीचर बन गए तो आपको एक डेजिग्नेशन दे दिया टीचर का, ठीक है, अध्यापक। आपने मेडिकल की डिग्री ले ली तो फिर आपको एक डेजिग्नेशन दे दिया डॉक्टर का कि हाँ भाई आप डॉक्टर कहलाएंगे। आपने बीटेक वगैरह कर लिया, आप इंजीनियर कहलाए। फिर आप पेंट कर रहे हैं तो आप पेंटर कहलाए। तो एक तो होता है ना कानूनी रूप से कि आपके काम के हिसाब से सोसाइटी में वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है।
लेकिन एक दूसरी चीज होती है जिसमें धर्म इन्वॉल्व होता है, कि धर्म डिसाइड कर रहा है कि समाज में कौन सा वर्ग क्या कहलाएगा, समाज में कितने वर्ग होंगे और उन वर्गों का स्टेटस क्या होगा आपस में, ठीक है, कौन ऊंचा कौन नीचा। तो भारत में जो समाज का वर्गीकरण हुआ, इसमें रोल किसका था? धर्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, ठीक है। अन्य समाज में, यहाँ पे राइटर ये जो अन्य समाज की बात कर रहा है, अन्य समाज मतलब दूसरे देश के समाज, तो अन्य समाज में इनके कर्तव्यों का निर्धारण कानून के जरिए होता था, कि जो समाज का वर्ग है ना, वो कानून बता रहा है कि भाई ये वर्ग ये करने वाले कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बोला ना कि आपने बीए या बीएससी करके फिर बीएड कर लिया, फिर आप टीचर बन गए तो आप टीचर कहला रहे। तो अन्य जो समाज है वहां पर कानून निर्धारित कर रहा है काम कर्तव्यों का, कि भाई ये आपका कर्तव्य है, ये आपका डेजिग्नेशन है और आप समाज के इस वर्ग के कहलाएंगे इस पद पर जाने के बाद से। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भारत में वर्ण संबंधी नियमों को राज्य और धर्म दोनों का समर्थन प्राप्त था। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस जी इसे धर्म ने किया था, है ना। सबसे पहले हमारे ऋग्वेद में बात की गई थी, जो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें बोला गया था कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ओके। हालांकि चौथे वर्ण का कंसेप्ट थोड़ा सा लेट आता है और फिर ये जो अस्पृश्यता आती है ये बाद में आती है, लेटर वैदिक के भी एंड में आती है। तो भारत में वर्ण संबंधी नियम जो है ना, इनिशियली से किसने? धर्म ने निर्धारित किया। और फिर जब राजा महाराजा राज्य वाला स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड में तो कोई राजा टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था, जो था वो नाम मात्र का था, कबीलाओं का एक राजा होता था, सरदार होता था, ठीक है। लेकिन आगे आपको दिखाई देता है जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड, यहाँ पे हमें राज्यतंत्र दिखाई देता है, 16 महाजनपद दिखाई देते हैं, एक मगध महाजनपद दिखाई देता है जो साम्राज्य में कन्वर्ट होता है। तो राइटर बोल रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था जिसकी शुरुआत धर्म ने की थी, आगे चल के इस वर्ण व्यवस्था को राज्य ने भी समर्थन दिया, ठीक है। राज्य ने समर्थन मतलब कि जो भी राजा था उसने भी उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही चीजों को मैनेज किया, ओके। और वो व्यवस्था लेकर आए कि ब्राह्मण है तो ये काम करेंगे, वैश्य है तो ये, शूद्र है तो ये, ठीक है। फिर बोलता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के कर्तव्य तो विधि सुपरिसीमित किए हुए तथा इसे दैवी शक्ति द्वारा निश्चित किया हुआ बताया गया। तो भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस पर दोनों काम कर रहा है, इसमें धर्म भी काम कर रहा है वर्ण व्यवस्था के मामले में, और इसमें कानून भी काम कर रहा है। राज्य भी मान्यता दे रहा है वर्ण व्यवस्था को और इसके लिए कानून बनाकर ला रहा है। उसी तरह से धर्म के हिसाब से भी मान्यता दी जा रही है। और धर्म के हिसाब से कैसे मान्यता दी जा रही है कि ये जो वर्ना सिस्टम है ये हमने डिसाइड नहीं किया है, ये भगवान ने डिसाइड किया है, दैवीय शक्तियों द्वारा निश्चित किया हुआ, और इसको कोई नहीं बदल सकता। कि कल को राज्य में नया राजा आए और वो कोशिश करे कि मैं वर्ना सिस्टम को चेंज करूं, तो इसको किससे जोड़ दिया है? परलोक से जोड़ दिया है, ईश्वर से जोड़ दिया है, कि इसे उन जो पावर्स थी ना, दैवी शक्ति है ना, उन्होंने इसको निर्धारित किया, तो इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है ये प्राचीन इतिहास की एक विरासत है। इस वर्ण व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था धर्म के द्वारा, लेकिन इसको राज्य ने भी समर्थन दिया। और आज जो हमारा भारत का समाज हमें दिखाई देता है ना इस वर्ण सिस्टम पे, बेसिकली ये वर्ण सिस्टम धर्म से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है पहले, बाद में इसे विधि ने मान्यता दी है। वहीं अगर हम दूसरे जगह पर देखें, दूसरे समाजों में, तो वहां पर जो भी समाज को कैटेगराइज किया है कानूनी आधार पे किया है, उसमें धर्म का रोल नहीं है, ठीक है। आगे बोलता है राइटर, हर वर्ण की न केवल सामाजिक पहचान बल्कि आनुष्ठानिक पहचान भी बनाई गई थी वैदिक टाइम पीरियड में ही, कि भैया ये वर्ण है तो इसका ये सोशल स्टेटस होगा और आप यही कर्मकांड कर सकते हो। जैसे कि पहले आप समझ लीजिए कि वैदिक टाइम पीरियड जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, एक जिसको बोलते हैं आप अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, दूसरा जिसको लेटर वैदिक। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत सरल होंगी क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका वर्ण है वो ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था, यानी आपका काम क्या है उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होगा, ठीक है। अगर आप पुरोहित वाला काम कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप किसी को सुरक्षा दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप खेती शिल्प का काम कर रहे हैं तो वैश्य कहलाएंगे। और शूद्र जो है वो भी जनरली खेती वगैरह का ही काम करते थे। ये सारा जो कैटेगराइज किया जाता था ऑक्यूपेशन बेस्ड, यानी आज मैंने
पढ़ाया तो मैं पुरोहित कहलाऊंगी, कल को मैंने लड़ाई लड़ी तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगी। तो यहाँ पर वरना एक ही पर्सन का लाइफ में कई बार चेंज होता था। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में इसको जटिल कर दिया गया। और कैसा कर दिया गया? बाय बर्थ कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या चैलेंज आएगा? यहाँ पे चैलेंज आएगा कि आपके अंदर कोई भी काबिलियत हो, लेकिन आपका बर्थ जिस वर्ण में हुआ है आपको वही काम करना होगा, ये आपके लिए निर्धारित कर दिया गया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि वर्ण का सामाजिक पहचान और आनुष्ठानिक पहचान को निर्धारित कर दिया गया कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो समाज में आपका स्टेटस ऊंचा है, क्षत्रिय है तो भी ऊंचा है, वैश्य है तो थोड़ा सा नीचा है, और शूद्र है तो बहुत नीचा हो जाएगा लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बाद। क्योंकि लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बाद से शूद्रों को इन तीनों का सेवक बताया गया कि तुम पैदा ही हुए हो इन तीनों की सेवा करने के लिए। इवन शूद्रों में से कुछ ऐसे शूद्र जो कि डेड बॉडी जलाने का काम करेंगे, चमड़े का काम करेंगे, मल उठाने का काम करेंगे, उनको अस्पृश्यता या फिर छुआछूत वाली कैटेगरी में ला दिया गया। ओके, आप समझ पा रहे हैं? तो बस राइटर ये बोलता है कि इनकी सामाजिक पहचान तो थी ही ऊंच नीच के आधार पे, आनुष्ठानिक पहचान भी थी कि ये जो तीनों हैं इनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, तुम नहीं धारण कर सकते, तुम ये एपिक नहीं सुन सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम ये पूजा पाठ नहीं कर सकते क्योंकि तुम शूद्र वर्ण में पैदा हुए हो। ठीक है, धीरे धीरे कानून और धर्म दोनों ने वर्णों और जातियों को कर्म मूलक से जन्म मूलक यानी आनुवंशिक बना दिया। यानी ये जो बाय बर्थ आपका वर्ण डिसाइड हो रहा है ना, इसको पहले धर्म ने निर्धारित किया लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, बाद में कानून ने भी इसे निर्धारित कर दिया। यानी आज के टाइम पीरियड में अगर आप बोलो कि हाँ भाई हम इस घर में पैदा हुए हैं और पैदा होने के बाद आपको पता लगे आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो वो आपके स्किल से डिसाइड नहीं होगा। अगर आप ऐसी कैटेगरी में है जो जनरल में आ रहे हैं तो आप जनरल ही कहलाओगे, कानून ने भी तो मान्यता दे दी। अगर आप ऐसी कैटेगरी में पैदा हो रहे हो जो ओबीसी में आ रहे हो तो आप ओबीसी ही कहलाओगे, और अगर आप एससी एसटी में पैदा हो रहे हो तो एससी एसटी कहलाओगे। तो जिसको पहले क्या बोलते हैं मान्यता दी थी धर्म ने, उसको कानून ने भी मुहर लगाया। ठीक है, तो बस राइटर यहाँ पर यही बात बोलता है और ये बाय बर्थ निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, श्रम विभाजन और व्यवसाय के विशेषीकरण के सिद्धांत पर टिकी हुई यह अद्भुत वर्ण व्यवस्था आरंभिक अवस्था में अवश्य ही आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक हुई। अब आप बोलोगे कि वर्ण व्यवस्था लाई ही क्यों गई थी? देखो, वर्ण व्यवस्था बुरी नहीं थी जब तक उसमें जटिलता नहीं आई थी। इनिशियली जब वर्ण व्यवस्था लाया गया था ऑक्यूपेशन बेस्ड था, वो अच्छा था। उसमें एक श्रम विभाजन किया हुआ था कि ये लोग जो है पुरोहित कहलाएंगे या ब्राह्मण कहलाएंगे, इनका ये काम होगा, ये लोग क्षत्रिय कहलाएंगे, ये लोग वैश्य कहलाएंगे, ये लोग शूद्र कहलाएंगे। तो वो अच्छा था, समाज में काम बटा हुआ था और सब अपने डेडिकेशन से वो काम कर रहे थे और इसका फ़ायदा भी मिला। जैसे जैसे वैश्य की बात करें, शूद्र बात करें, ये बड़े लेवल पर खेती करते थे। अब इनका काम डिसाइडेड था, तो फिक्स था ना कि इतने लोग खेती कर रहे हैं और उससे धीरे धीरे आउटपुट बढ़ने लग जा रहा था और वही लोग आगे फिर और खेती कर रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं। तो नो डाउट ये जो श्रम विभाजन किया गया था, व्यवसाय का विशेषीकरण किया गया था। विशेषीकरण का क्या मतलब होता है? एक स्किल होती है, जैसे कि जनरली ऐसा माना जाता है कि भाई अभी मुझे नहीं पता कि एक्चुअली कितना ये वर्क करता है नहीं करता है। विशेषीकरण में ये होता है कि आपके पास में एक स्पेसिफिक स्किल हो। ठीक है, अब जैसे कोई पार्लर वाली है, उसको मेकअप करने का एक स्किल है, वो विशेषीकृत है उस चीज़ की। क्यों? क्योंकि उसने पार्लर ब्यूटिशियन का कोई कोर्स वगैरह किया था। और हम जैसे लोग हैं, हमको नहीं आता है तो हम लीपा पोती कर देंगे, तो कर हम भी सकते हैं, मेकअप कर वो भी सकती हैं। उनके मेकअप वाले चल अलग से दिखाई देंगे, हमारे मेकअप वाले तो बिल्कुल ही अलग से दिखाई देंगे। डिफरेंस क्या है? वो उसकी स्पेशलिस्ट है, मैं नहीं हूँ। कर मैं भी वो सकती हूँ, लेकिन वो जब वो काम करेगी तो उसका आउटपुट अलग ही नजर आएगा। तो श्रम विभाजन जो किया गया या व्यवसाय का विशेषीकरण किया गया, नो डाउट इसने आउटपुट बढ़ाया। कैसे आउटपुट बढ़ेगा? कि भाई वही स्पेसिफिक लोग जो है खेती कर रहे हैं, उनके पास में एक अलग सी स्किल होगी खेती करने का, है ना। उनके पास में एक अलग सी स्किल होगी शिल्प का काम करने का। जैसे कोई कुम्हार है, फिर वो लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, फिर वो एकदम प्रो हो जाएंगे एक टाइम पीरियड पे। तो इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकली बेनिफिट रहेगा, सोशल एक बोल सकते हैं डेवलपमेंट में हमें सहायता मिलेगी। लेकिन ये कब तक? इनिशियल स्टेज तक। ठीक है, लेकिन बाद में जाके ना जब इसका स्वरूप जटिल हुआ,
वहां पर इसका फायदा नहीं मिलेगा। वहां पे फिर घर कर गई जटिलता, फिक्स हो गया, बाय बर्थ हो गया। तो अब यहाँ से विशेषीकृत नहीं, आप नालायक भी हो लेकिन आप ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो आपका स्टेटस वही रहा। तो यहाँ से स्किल कहाँ बढ़ेगा, आप सिक्योर हो गए ना, सिक्योरिटी आ गई आपको कि भाई अब तो हमें कोई छेड़ नहीं सकता। हम ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो हम ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ों का उपभोग करेंगे। हम क्षत्रिय के घर पैदा हो गए तो हम ऑटोमेटिक राजा बन जाएंगे। तो इससे स्किल डाउन होगी। ओके, और वैश्य और शूद्र जो कि ज़्यादा अच्छी स्किल भी रखते हो, कुछ और भी करना चाहते हो, लेकिन वो बंद कर रह गए उस चीज से, तो जब इसको बाय बर्थ किया जाएगा, इसमें जटिलता लाई जाएगी, तब ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे नहीं जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। तो इनिशियली ये हमारे लिए पॉजिटिव था, बाद में ये हमारे लिए नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहने में ही कल्याण है, ऐसी धारणा। अब इसको चलाया कैसे गया, जब इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसको बाय बर्थ किया गया, तो आपके दिमाग में ऐसा भी तो आएगा ना कि जब बाय बर्थ कर रहे थे तो लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि एक डर पैदा किया गया। और वो डर क्या था कि आपको ईश्वर ने ही इस कैटेगरी में भेजा है। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पहले कर्म कुछ खराब थे। अब आपका बर्थ हुआ है यहाँ पर, ईश्वर ये चाहते हैं कि आप इस कैटेगरी में रहते हुए जो इसका काम है वो करिए, ताकि आपका नेक्स्ट जो बर्थ होगा, अगला जो जन्म होगा, वो अच्छा हो, वहाँ पर सुधार हो। समझ में आया? और लोग बहुत ही इनोसेंट वे में इसको मानते भी गए। तो बस राइटर यही बोलता है कि अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहने में ही, कि आप इस कैटेगरी में हो तो आपका ये कर्तव्य है, ये कल्याण है। ऐसी धारणा विभिन्न वर्गों के मन में बैठ गई थी, बिठा दिया गया था। और निम्न वर्ग अगले जन्म में सुख की जिंदगी का विश्वास कर दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य में लगे रहे। मतलब एक क्या होता है, होप बहुत बड़ी चीज होती है ना। डूबते को तिनके का सहारा। आपको एक छोटा सा भी होप दे दे कोई कि भाई आपके अंदर स्किल है वो, कि आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे। मतलब आपकी एनर्जी लेवल ही अलग होगी। वहीं आप काबिल हैं, लेकिन कोई आपका बेवकूफ़ बना दे कि भैया 10 साल से पहले होना नहीं है, तुम क्या हो, इतने लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, और आपकी होप को बिल्कुल ख़त्म कर दे, चकनाचूर कर दे, तो फिर आपका वो डेडिकेशन नहीं रहेगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। कई लोग अब प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती। तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है कि इनको होप दिया जाता था कि देखो इस जन्म में तुम्हारा सब खराब है, लेकिन अगला जन्म अच्छा होगा। वो कब होगा? जब तुम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करोगे। तो वो भी लगे रह रहे थे पूरी निष्ठा से, और वो जो दृढ़ता है वो जो जटिलता है वो दृढ़ होती गई, है ना, वर्ण व्यवस्था पक्की होती गई। ठीक है, आगे बोलता है राइटर। ओके, तो ये था हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का पहली व्यवस्था बताई कि जो हमें एक विरासत के रूप में मिला है, आज हमारी सोसाइटी में दिखाई देता है, वो क्या है? वर्ण व्यवस्था। ओके, वर्ण व्यवस्था को दोनों ने ही मान्यता दी है। इनिशियली धर्म ने, बाद में विधि ने भी इसको मान्यता दी है, कानूनी रूप से भी इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या व्यवस्था की गई वो आपको पता है। क्या वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से खराब है? नहीं, इनिशियली बहुत अच्छी थी। श्रम विभाजन, व्यवसाय का विशेषीकरण हो रहा था, जिसका राज्य को लाभ मिलता आर्थिक सामाजिक रूप से। लेकिन बाद में जो इसमें जटिलता लाई गई, उसने ग्रोथ को रोका है, समाज को पिछड़ा किया। और इसी वजह से जब यूरोपियंस आए, उन्होंने देखा भाई बहुत चीजें खराब चल रही हैं इनकी सोसाइटी में, तो इन पर तो हमारा शासन करना बहुत इजीली पॉसिबल हो पाएगा, और उन्होंने किया भी ऐसा। ठीक है, अगला जानते हैं दार्शनिक पद्धति। ये भी हमारे प्राचीन भारत का एक विकास बोल सकते हैं, एक विरासत बोल सकते हैं, जहां पर हमें बहुत सारी दार्शनिक पद्धतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, भारतीय, ये हमने पढ़ा भी हो ऑलरेडी भारतीय दर्शन के बारे में, जहाँ पर हमने 6 चीज़ों की जिक्र किया था। उसमें से योग आई थिंक छूटा हुआ था, कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे। तो भारतीय चिंतकों ने संसार को माया समझा और आत्मा परमात्मा के बीच के संबंधों की गंभीर विवेचना की। और ये कब आया है दर्शन, कब हमें ओरिजिन होते हुए दिखाई दिया? जब ब्राह्मणिज्म जो था ना, वो बहुत फल फूल रहा था और ये बहुत जटिल कर रहा था समाज को। जब इसने बोला कि भाई शूद्र ये पूजा नहीं कर सकते, वैश्य ये काम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें बोल दी गई कि आप डायरेक्ट ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। ऐसे समय में हमें दिखाई देता है दर्शन, जिसने बोला, आत्मा और ब्रह्म की बात की कि भाई ये जो हमारा सोल है और जो एक पावर है, इसके बीच का मिलन हो सकता है। और कब होगा? जब आप संसार के मोह माया से दूर हो जाओगे। मोह माया का क्या मतलब है? मोह माया मतलब सारी चीज़ें मोह माया है ना। मैं आज क्लास लेने आई हूँ कि भाई मेरी जॉब है, जॉब की मोह माया है, फिर बच्चों का एग्ज़ाम है तो आपका मोह माया है,
फिर आपने देखा मरते मरते तक क्या होता है, जब किसी कोई बिल्कुल मरने के स्टेज पर होता है तब भी उसके घर वालों को फटाफट बुलाया जाता है, मतलब उसके प्राण निकल रहे हैं, उसकी आत्मा जा रही है, लेकिन उस समय भी क्या है, मैं अपने बेटे से मिल लूँ, मैं अपनी बहू से मिल लूँ, मैं अपनी बीवी से मिल लूँ, एक वो रहता है ना, वो क्या है, वो माया है, आप जाते जाते माया को छोड़ नहीं पा रहे हो और ये कोई चीज़ आपके साथ जानी नहीं है। तो जो दार्शनिक थे उन्होंने बोला ये पूरा संसार माया है और आप इस माया से निकलना होगा, और माया से जब निकलोगे तभी आत्मा और परमात्मा के बीच में डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। मतलब आपका ध्यान है बेटे पे, बच्चे पे, मतलब अन्य लोगों पे या घूमने पे या किसी भी चीज़ पर, तो आपका ईश्वर से कैसे मिलन होगा, यहाँ पर ये कंसेप्ट निकल कर आया। आगे भारत में जगत के विषय में भौतिकवादी विचारधारा भी आई तथा भारत में उदित 6 दार्शनिक पद्धतियों के बीच हम भौतिकवादी दर्शन में सांख्य दर्शन को पाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत में 6 दार्शनिक पद्धति थी। हमने जो हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे वहाँ पे इन 6 दर्शनों के बारे में पढ़ा था। कमेंट सेक्शन में उन 6 के 6 दर्शनों के नाम बताइए। जिसमें से बोल रहा है कि एक ऐसा दर्शन था ना जिसको आप बोलते हैं सांख्य दर्शन, इसको भी डिटेल से हमने जाना था। कपिल जो है वो इसके संस्थापक हमें दिखाई देते। तो जो सांख्य दर्शन था ये एक ऐसा दर्शन था जो बात करता था भौतिकवादी की। भौतिकवादी का मतलब वो बोलता था कि जो है वो है, आत्मज्ञान के साधन क्या है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है। मतलब जो आपके सामने है ना वही रियलिटी है, जो प्रत्यक्ष है वही आपको आत्मज्ञान देगा। और जो ये कंसेप्ट लाया जा रहा है कि ईश्वर, तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, और जो संसार है वो कौन सी पावर से चल रही है, तो वो भगवान जैसी कोई पावर नहीं है बल्कि वो नेचर है। तो संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की बल्कि प्रकृति ने की है। यहाँ पर भौतिकवाद की बात कर रहा है, इहलोक की बात कर रहा है, परलोक की बात कर ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन का कंसेप्ट कब आ रहा है, जो ब्राह्मणिज्म में जब फल फूल रहा है, जटिलता ला रहा है समाज में, तब दर्शन का कंसेप्ट आ रहा है। उपनिषद में हमें दिखाई देता है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करता है और जो सांसारिक मोह माया है ना उससे दूर रहने की बात करता है। इसी क्रम में जो हमारे 6 दार्शनिक पद्धति हैं अलग अलग तरीके से जो बता रहे हैं, ब्रह्म आत्मा के मिलन या फिर मोक्ष की बात कर रही हैं या ज्ञान की बात कर रही हैं, तो उसमें से एक दार्शनिक पद्धति सांख्य दर्शन जो भौतिकवाद की बात करता है, जो बोलता है ईश्वर नहीं है, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है उसमें किसका रोल है, नेचुरल पावर्स का रोल है, प्रकृति है जिसने सृष्टि बनाई है। ओके, भौतिकवादी दर्शन इसको आगे और ठोस बनाएगा। कौन बनाता है, तो इसका श्रेय हम चार्वाक को देते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में हमें ये दिखाई देते हैं। इनके द्वारा लोकायत दर्शन की स्थापना की गई थी। तो सांख्य दर्शन में भौतिकवाद का हमें स्पष्ट विवरण मिलता है, कपिल जिसके संस्थापक थे। इसी तरह चार्वाक जो अपने लोकायत दर्शन में भौतिकवाद को और मजबूत करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव नहीं कर सकता वास्तव में उसका अस्तित्व है ही नहीं। भौतिकवाद का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आप भौतिकवाद मतलब किसी भी तरीके से होता है ना, चाहे आप आंखों से देख सकते हो, चाहे आप हाथ से छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, चाहे आप महक सकते हो, मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं जिन भी चीज़ों को फील कर सकती हैं एक्चुअली वही एग्जिस्ट करती है। ये बात बोल रहा है। तो ये दर्शन का एक अलग ही लेवल है। ओके, तो हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें परलोक की भी बात की गई, आत्मा ब्रह्म की बात भी की गई है, और उसमें कर्मकांड और माया से दूर रहने की बात की गई है। और ऐसा भी दर्शन है जो बात कर रहा है भौतिकवाद की कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वही रियलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि भाई फिर ये कैसे हो रहा है, इसके लिए तो कोई एग्जिस्टिंग पावर नहीं है, तो वो एग्जिस्टिंग पावर नेचर है। नेचर उसको मैनेज कर रही है, ना कि कोई भगवान। आगे व्यापार, शिल्प, नगरीकरण में ह्रास होने के साथ दर्शन में प्रत्ययवाद की प्रमुखता हो गई। अब देखो चीजें ना चेंज होती हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि जो भारतीय दर्शन है इसमें एक नए प्रकार का बदलाव दिखाई दिया, जब आगे चलकर हमें दिखाई देगा कि भारत का व्यापार जो है वो थोड़ा गिरेगा, शिल्प गिरता है, नगरीकरण, नगरों का ह्रास होता है। जैसे हमने देखा पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये सारी चीज़ें हमें होते हुए दिखाई देती हैं, है ना। तो आगे व्यापार, शिल्प और नगरीकरण जैसे जैसे गिरेगा, गिरावट आएगी, दर्शन में एक नया कंसेप्ट आएगा जिसको आप प्रत्ययवाद कहते हैं। प्रत्ययवाद प्रमुखता हो गई, जिसके अनुसार संसार माया
और भ्रम है। उपनिषदों में कहा गया कि सांसारिक विषयों से दूर रहे और ज्ञान पाने की चेष्टा करें। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं ना कि देखो अब नगर टूट रहे हैं, मतलब नगरों का पतन हो रहा है, व्यापार का घाटा हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो किस पर जोर दिया जाएगा? जोर इसी पर दिया जाएगा ना कि संसार सिर्फ माया और भ्रम है। यानी मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके CR में क्या है, आपका पैकेज है ना, और आपका जो पैकेज है वो बहुत कम है ना, कुछ हज़ार रुपए आपको सैलरी मिलती है हर महीने, मानो 25,000, सामने वाले को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीना सैलरी मिल रही है। तो उस समय संतोष कैसे कराया जाएगा? संतोष ऐसे ही कि ये सब मोह माया है, मतलब ये जो आप बोल रहे हो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये करना वो करना, ये सब मोह माया है, कुछ किसी काम का नहीं है। तो ऐसा भी दर्शन में चेंज आया। कब आया? लोगों को संतोष दिलाने के लिए, जब हमारे देश में व्यापार, नगर, इन सब में गिरावट आएगी। और वहां पर ये जो चेंज आ रहा है ना भारतीय दर्शन में, उसको प्रत्ययवाद कह रहे हैं, जो बोल रहा है कि पूरा संसार माया और भ्रम है, इसके मोह माया में आप फंसो ना। इवन उपनिषदों में भी इसकी बात की गई, और उपनिषदों में बोला गया कि जो भी हमारे सांसारिक विषय हैं उनसे दूर रह के आप ज्ञान पाने की चेष्टा करें। एक्चुअल में जो रियलिटी है ना उसको आप जानने की कोशिश करें, और ये रियल भी है भाई। कौन जानता है रियलिटी को? मतलब कोई कोशिश भी करता है? कोई नहीं करता। अभी लाइफस्टाइल हमारी कैसी है, रियलिटी से तो हम बहुत दूर हो रहे हैं। और जैसा कि इसने बोला ना, उस रियलिटी से दूर होने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने मिल रहे हैं। आजकल होता है ना अलग अलग टाइप के डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, चीखना चिल्लाना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको रियलिटी पता ही नहीं है, अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, है ना। और फिर उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। हमें खुद ही नहीं पता है कि हम किस लिए अर्थ पर आए हैं और किस लिए अर्थ से चले जाएंगे। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भारतीय दर्शन जो है, ये भी हमारी प्राचीन इतिहास की एक विरासत है। तो दो आपने विरासत के बारे में पढ़ा जो हमारी सोसाइटी में दिखाई दे रहा है, वर्ना सिस्टम। दूसरा आपने भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बता रहा है शिल्प और प्रौद्योगिकी। शिल्प और प्रौद्योगिकी में तो नो डाउट भारतीयों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। यह कहना गलत होगा कि भारतीयों ने भौतिक संस्कृति में कोई प्रगति नहीं की। इनके द्वारा उत्पादन के कई क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त की गई है। निपुणता का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें इन्होंने बनाई हैं जो अपने आप में परिपक्व स्तर पर दिखाई देती हैं। ठीक है। भारतीय शिल्पी रंगाई करने, रंग बनाने में परम दक्ष थे तथा इनके मूल रंग इतने चमकीले होते थे जो आप अजंता और एलोरा की गुफाओं में देख पाते हैं। तो ये एक स्किल है। इवन भारतीयों को रंग बनाने का इतना अच्छा ज्ञान था कि विदेशी बहुत आकर्षित होते थे इनसे। अगर आप स्टोन एज की भी बात करें ना, ये तो बात कर रहा है अजंता एलोरा की गुफाओं की, मैं अगर भीमबेटका की गुफाओं की भी बात करूं, तो जो अपना इनिशियल स्टेज था ना, पहली बार हमने रंग भरने चालू किए, पाषाण काल वाला, भीमबेटका की गुफाओं में आपको ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं जिसपे कलर आज भी बने हुए हैं। इतने सालों के बाद, कितने साल हो गए होंगे, हजारों साल है लगभग। स्टोन एज आपका लगभग 3000 BC के आसपास तक खत्म हुआ। तो उस टाइम पीरियड की जो गुफाएं हैं, आज से 5000 साल पहले, आज से 50,000 साल पहले गुफाओं पर जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, शैल चित्र, वो उसके रंग आज भी चमक रहे हैं। उसके बाद जाके हमें बोल रहा है अजंता एलोरा की गुफाएं, उन पे जो चित्र पे रंगकारी की गई है वो आज तक चमकीले रूप में दिखाई दे रहे हैं। यानी ये क्या है, आप देख रहे हो कि इतने परिपक्व लेवल पर पहुंच चुके थे इंडियंस, इस तरह के कलर्स बना रहे थे जिनका चमकीला जो एक प्रकृति है वो अभी तक हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसी तरह भारत के लोग इस्पात बनाने में भी परम कुशल थे, जिनका निर्यात होता था अन्य देशों में। यानी हम इस तरह के अव्वल दर्जे का इस्पात बना रहे थे जिसका दूसरे देशों में निर्यात होता था, और लोहे के उनसे कुल्हाड़ी वगैरह बनाई जाती थी जिसकी काफी डिमांड थी। ओके। राजतंत्र की अगर हम बात करें, ये समझ में आया, राजतंत्र भी हमें भारतीय प्राचीन भारत में विरासत के रूप में मिली। तो पहली बार राजतंत्र एंशिएंट टाइम पीरियड में ही हमें दिखाई दिया ना। अगर हम देखें उसका मूल रूप जो है वो वैदिक टाइम पीरियड में दिखता है आपको, कि मूल रूप से वैदिक काल में हमें पहली बार राजा वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन वो कबीले के राजा या क्षेत्र के राजा थे, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, कोई राजघराना जैसा महल नहीं था। ओके। लेकिन लेटर वैदिक के बाद जो महाजनपद है वहां पे हमें प्रॉपर राज्य का स्ट्रक्चर दिखने लगता है, राजा का महल दिखने लग जाता है, स्टैंडिंग आर्मी दिखती है, टैक्सेशन सिस्टम दिखता है, ये सब दिखने लग जाता है। तो राजतंत्र भी प्राचीन भारत का ही एक विरासत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत अच्छे से इसके बारे में बताता है। जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, अब कौटिल्य का संबंध किससे था? मौर्यन एम्पायर से था। ठीक है, ये आपको पता है ना। मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य जो था,
उनकी इन्होंने हेल्प की थी। बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर थे, ठीक है। तक्षशिला में ये टीचिंग का काम करते थे और ये जो पूरी स्टोरी थी वो जुड़ी हुई थी नंद डायनेस्टी से। नंद डायनेस्टी को रिप्लेस करके नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को रिप्लेस करके चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र की गद्दी पे बिठाने में किसने सहयोग किया था? कौटिल्य ने सहयोग किया था। और कौटिल्य ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ओके, ये जो अर्थशास्त्र है इसमें जिस तरीके से बताया गया है राजा को क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, उससे पता लगता है कि भारत के लोग विशाल साम्राज्य का प्रशासन कितने अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा इनका किंगडम था। ये ऐसे पहले इंडिया के रूलर हुए थे जिन्होंने ऐसे पहले भारत के शासक हुए थे जिन्होंने भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है। और इसके बाद से हम अशोका को देखते हैं, उसने और एक्सपांशन किया था, कलिंग तक को अपने क्षेत्र में मिला लिया था, ठीक है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये जब बताता है चंद्रगुप्त मौर्य उनके किंगडम के बारे में, तो इससे खुद पता लगता है कि राजतंत्र, और वो भी इस लेवल का कि इतना विशाल एम्पायर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट सदर्न मोस्ट रीजन और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट छोड़ दें तो इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना, मैनेज करना, जो इतना बड़ा टास्क है वो इंडिया के शासक कर रहे थे, राजा कर रहे थे। यानी जो राजतंत्र का परिपक्व रूप है ना वो हमें दिखाई देता है। अशोक के रूप में महान शासक पैदा हुए जिन्होंने कलिंग पर शानदार विजय प्राप्त की, और ना केवल विजय प्राप्त की, आप स्किल तो देखिए, वही अशोक जिसको चंडाशोका कहा जाता था कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, इसने कलिंग में भीषण नरसंहार करा, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा, और लाखों के लाखों वहां पर डेड बॉडीज दिखाई देती हैं उस शहर में। और वही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है उस घटना के बाद, और वही अशोक कलिंग विजय प्राप्ति करके शांति और अनाक्रमण की नीति फॉलो करते हुए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल करता है। यानी वही जो हिंसात्मक व्यक्ति था वो अहिंसा की बात करेगा, वो बात करेगा बौद्ध धर्म की अहिंसा की बात करेगा, ठीक है, शांति की बात करेगा, अनाक्रमण की बात करेगा कि हमें युद्ध करके तुमको अपने में नहीं मिलाना है, हमें सांस्कृतिक रूप से ही तुमको अपने में मिलाना है, दूसरे देशों को या दूसरे क्षेत्रों को, ठीक है। तो इस तरह की बातें, तो जो रूल करने का एक स्किल था, नो डाउट हमें यहाँ पर दिखाई देता है इंडियन रूलर्स में। तो जब ब्रिटिश बोल रहे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी की तुमको रूल करना आता ही नहीं है, तो आप बताएंगे कि भाई इंडियंस ने थोड़े मोड़े नहीं, पूरे इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अशोका ने, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, उन्होंने रूल किया। और अगर आप बोलो कि हथियार के दम पर, तो एक ऐसा टाइम भी था जब शांति और अनाक्रमण की नीति चलाते हुए अशोक ने लंबे टाइम पीरियड पे बिना किसी युद्ध के इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया। ओके, यूनान के अलावा भारत ही एक ऐसा देश है जहां किसी ना किसी प्रकार के गणतंत्र का प्रयोग परीक्षण दिखाई देता है। एक चीज और यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब राजतंत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गणतंत्र की भी बात हो जा रही है। गणतंत्र बेसिकली क्या है, अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हमें दिखाई देता है कि कोई भी ऐसा देश जिस देश का हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो, उसको बोलते हैं हम गणतांत्रिक देश, रिपब्लिक नेशन। जैसे इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, और हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन के मोड से जाते हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के मोड से जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम है। इसके ऑपोजिट जाइए आप यूके, ब्रिटेन में, वहाँ के हेड ऑफ स्टेट कौन है? वहाँ की क्वीन है, और क्वीन का इलेक्शन तो होता नहीं है कि कौन महारानी बनेगी, चलो वो वंशानुगत चलता है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र आज के कंटेक्स्ट में ये है। उस समय पे क्या था कि भाई लोगों के द्वारा ही, उन्हीं में से चुने हुए कुछ लोग हो गए या ग्रुप हो गए, एक नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह शासन चला रहा है, एक राजा नहीं कई सारे मिलकर, वो हमें गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। और बोल रहा है कि अगर हम इस गणतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो हमें सबसे पहले ये गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ दिखाई देती है? यूनान में। यूनान के अलावा अगर ये कहीं दिख रहा है ना, तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें गणतांत्रिक व्यवस्था दिखाई देती थी। चाहे हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें या महाजनपद की बात करें जहाँ पर हम लिच्छवियों की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें गणतांत्रिक सिस्टम दिखाई देता था, ठीक है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा बताया आपको राजतंत्र के बारे में, हमें विरासत में मिला हुआ है, कितने बड़े किंगडम पे रूल करते थे। गणतांत्रिक व्यवस्था भी हमारे विरासत में देखी जा सकती है। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अब आ जाते हैं
कि क्या भारत केवल परलोक में फंसा हुआ है। जब ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने एक रीज़न दिया रूल करने का। उन्होंने भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा और पढ़कर जो चीज़ें उन्हें अपने हिसाब से मोड़नी थी उसको मोड़ा और मोड़ कर बताया कि हाँ, कैसे हमारा आप पर रूल करना सही है। जिसमें से एक कारण उन्होंने ये भी दिया कि भारतीय तो इहलोक नहीं परलोक में ही फंसे हुए हैं। इन्हें मतलब ही नहीं है इस दुनिया से, इन्हें मतलब है जो अगली दुनिया होगी, अगला जन्म होगा, ईश्वर की बात। तो इसलिए इस लोक को संभालने के लिए हम यहाँ पर हैं। लेकिन रियलिटी ये है, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पाते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको हमारी एंशिएंट टाइम पीरियड की विरासत पता लगती है और फिर आप ब्रिटिश को अच्छे से बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, हम परलोक नहीं, सॉरी, हम परलोक के साथ साथ इहलोक पर भी ध्यान दे रहे थे। जैसे विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने बहुत प्रगति की थी। ओके, भारत का विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में धर्म और विज्ञान आपस में गुथे हुए थे। हालांकि हमारा जो विज्ञान की तरफ झुकाव है ना, वो धर्म से ही मुड़कर गया। कई बार ऐसे धार्मिक चीजें सामने आती थी जिसकी खोज करने लग जाते थे और वो फिर साइंस में कन्वर्ट हो जाता था। जैसे कि इस देश में खगोल विद्या में बहुत प्रगति हुई। ठीक है, आप सभी को पता है एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो बेसिकली स्टार्स को पढ़ते हैं। कुंडलियाँ आपकी बनती होंगी, स्पेशली हिंदू फैमिली से जो होंगे, तो उसमें स्टार की रीडिंग की जाती है ना, उनके पोजीशंस की रीडिंग की जाती है। सन यहाँ पे बैठा है तो ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा, ये व्यक्ति इस तरह से भविष्य में करेगा। मून यहाँ पर बैठा है, तो जो स्टार की रीडिंग की जा रही है ये तो बाद में आया। एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था, हम इस तरफ मूव कब करे, हमने स्टार्स की रीडिंग चालू कब की, हमने ग्रहों के बारे में इतने जानने की इच्छा कब जताई, क्योंकि हमारे धर्म में ग्रहों को एक धार्मिक स्टेटस दिया गया है, देवता का स्टेटस। बोलते हैं ना, बृहस्पति देवता की पूजा, शुक्र देवता की पूजा, ये सारे जो प्लैनेट्स है ना, उनको हमारे धर्म में एक देवता की जगह दी गई है। और जब उनके बारे में स्टडी किया तो वहीं से एस्ट्रोलॉजी निकल कर बाहर आ गई। तो राइटर यही बोलता है कि हमारा धर्म और विज्ञान काफ़ी जुड़ा हुआ है भारत में। इस देश में खगोल विद्या में बहुत प्रगति हुई। ग्रह जो थे, जितने भी प्लैनेट्स थे, वो देवता माने जाने लगे और उनकी गति का गहन अवलोकन प्रारंभ हुआ कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ह्यूमन की लाइफ पे। वहीं से तो निकल कर आ रहा है ना, आपका जो कुंडली सिस्टम होता है, स्टार्स की रीडिंग होती है, अभी इस प्लैनेट्स ने जगह बदल ली, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ। व्याकरण और भाषा विज्ञान की अगर हम बात करें तो उसका उद्भव इसलिए हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे ना, जब वो वेद पढ़ते थे, उसकी ऋचाओं और मंत्रों का उच्चारण करते थे। देखो, लिखा जो आपने देखा भी होगा या बताया भी होगा मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि जितने भी हमारे वैदिक टाइम पीरियड के लिटरेचर थे वो वर्बली चले आ रहे थे, बाद में उसको कंपाइल करके रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि वेद का उच्चारण संस्कृत में हो रहा है। संस्कृत की शुद्धता कब है, जो वो उच्चारित की जाए। लिखित रूप में हो सकता है कि एक से अगली जनरेशन में जाएगा तो वो उसका उच्चारण करने में बदलाव कर दे, लेकिन अगर मौखिक रूप से किया जाएगा तो उच्चारण में जहाँ पर जो बोलना है वही उसकी शुद्धता बनी रहेगी। इसी तरह के तरीके से अगर लिखने में भी व्याकरण को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो भी उसकी शुद्धता मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि व्याकरण और भाषा विज्ञान का उद्भव एंशिएंट टाइम पीरियड में जो हमें दिखाई दे रहा है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है कि ब्राह्मण्स जो थे वो मंत्रों का और ऋचाओं का उच्चारण करते थे और उस उच्चारण में वो शुद्धता को बहुत महत्व देखते थे कि अगर ये म की जगह न और ह की जगह ये हो गया तो इससे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, सारी पूजा का महत्व ही पलट जाएगा, है ना। 450 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित किया और इसको सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, पाणिनि को, जिसने अपनी पुस्तक अष्टाध्याय में इसको जगह दी। तो ये हमारी प्राचीन भारत का जो एक बोल सकते हैं ना विरासत है कि किस तरह से व्याकरण के क्षेत्र में, संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में हमने उपलब्धि प्राप्त की। ईसा पूर्व 3री सदी में आकर गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग आरंभ हुआ। मतलब अब अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में स्कॉलर्स लगेंगे। कोई गणित के क्षेत्र में ध्यान दे रहा है, कोई खगोल विद्या में ध्यान दे रहा है और कोई
आपका आयुर्विज्ञान में ध्यान दे रहा है, ठीक है, और जिसका आउटपुट भी बहुत तगड़ा निकल कर आता है। गणित में प्राचीन भारतीयों द्वारा अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य का विशिष्ट प्रयोग जो है चालू होता है। ये बहुत बड़ा योगदान है देश के स्तर पर नहीं, विदेशों के स्तर पर। अभी हम जानेंगे अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य पद्धति भारत में इंट्रोड्यूस हुई और दूसरे देशों में यहां से फैलेगी। भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और उसको पश्चिमी दुनिया में फैलाया। यानी जो भारत में अंकन की पद्धति थी वो यहां से मूव करके कहां जा रही है, अरब कंट्रीज में जा रही है। तो यहां पर ये देखोगे ना, यहां, और यहां से फिर अरब जो थे वो इसको कहां ले जाते हैं, पश्चिमी दुनिया में फैलाते हैं, यानी कि यूरोप या अन्य क्षेत्रों में। तो भारत से अंकन पद्धति गणित की मूव करके जा रही है, भारत से अरब, अरब से जो हमारी पश्चिमी दुनिया है, वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर। इसी तरह जो दार्शनिक पद्धति है दशमलव वाली, इसका प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। ओके, और प्रख्यात गणित शास्त्री आर्यभट्ट जो है वो इससे परिचित थे, वहां से ये चीजें चली। और भारतीयों ने जब पहली बार दशमलव पद्धति का प्रयोग किया तो चीनी जो थे, चीनियों ने यह बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी और पश्चिम जगत ने अरबों से सीखी। यहाँ पे समझ में आया। अब हो क्या रहा है कि भाई भारत में बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना यात्रियों के रूप में, कोई घूमने के लिए, कोई धर्म के बारे में जानने के लिए। तो जो चाइना वाला रीजन है ना, चीनियों ने, जो बौद्ध धर्म प्रचारक है, इनके थ्रू ये यहाँ से जो धर्म प्रचारक जा रहे हैं या वहाँ से धर्म प्रचारक आ रहे हैं, तो वो जो बौद्ध धर्म प्रचारक थे उनके द्वारा भारत से चाइना पहुंच रहा है क्या, दार्शनिक पद्धति। वहीं पश्चिम जगत ने अरबों से सीखी। और ये जो पश्चिम जगत है इसका जो रास्ता है वो किसने तैयार किया, अरब देश ने तैयार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व दूसरी सदी में किया। ये हमारे लिए बहुत मैटर नहीं है, आपके लिए मैटर करता है कि क्या, देखो गणित के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान, तो भारतीय ही लोग की भी बात कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रही है, नई नई चीजों की खोज हो रही है अन्य अलग अलग क्षेत्रों में। तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व दूसरी सदी में किया, अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। तो शून्य यहां से मूव करके यहां जा रही है, समझ पा रहे हैं आप। तो बस ये जो पूरा का पूरा गणित के नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा है और इसकी मूवमेंट विदेशों में दिखाई दे रही, यही हमारी प्राचीन भारत की विरासत है जिस पर हमको बहुत प्राउड होना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बीज गणित में भारत और यूनान दोनों का ही योगदान रहा था। जो यूनानी थे और इंडियंस थे, इन दोनों का बीज गणित में रोल था। अपने अपने लेवल पर इन्होंने इसकी डेवलपमेंट में योगदान दिया, लेकिन उसका ज्ञान लेकिन पश्चिम यूरोप में उसका ज्ञान अरब से मिला और अरब ने भारतीयों से लिया। तो दोनों रोल प्ले कर रहे थे। जो यूनानी थे ना यूरोप में, उनका भी बीज गणित में योगदान था, भारत का भी योगदान था, लेकिन भारत से अरब में गया और अरब से वेस्टर्न कंट्रीज में गया। तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास जो बीज गणित का नॉलेज है वो जो भारत में डेवलप हुआ था ना, उससे मूव करके गया। तो देखिए गणित के क्षेत्र में चाहे शून्य हो गए, अंकन पद्धति हो गई, दार्शनिक पद्धति हो गई, बीज गणित हो गई, वो सब कैसे मूव करके जा रही है। इसके अलावा हमें एक और चीज दिखाई देती है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे आप बोलते हैं। तो हड़प्पा में बनी ईंटों से पश्चिम उत्तर भारत के लोगों के मापन और ज्यामिति के ज्ञान का पता लगता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पकी हुई ईंटें जो होती है उसके एक प्रॉपर साइज होते होंगे, तो क्या उसका साइज रहना है, कितना चौड़ाई, मोटाई, लंबाई कितना रहना है, यहाँ पर क्या आ जा रही है, ज्यामिति आ जा रही है। तो जो हड़प्पा में ईंट बनाई जा रही है ना, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पश्चिम उत्तर हिस्से में, ये अपने आप में स्किल दिखा रहा है कि भारतीय लोग जो है ना, इनके मापन और ज्यामिति का इनको कितना अच्छा ज्ञान है। ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास सुल्व सूत्रों में यह दिखाई देता है। यहाँ पर तो ब्राह्मणिज्म का रोल था, तो वैदिक टाइम पीरियड में भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो हड़प्पा से आप वैदिक में जाइए, उसके बाद ही चालू होता है ना, इंडस वैली के बाद वैदिक टाइम पीरियड आता है, तो वहां पर हमें और बड़े लेवल पर दिखाई देता है ज्यामितीय ज्ञान उनका, जो हमें सुल्व सूत्रों में उसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए, तो आपको पता है कि उस समय बड़े लेवल पर हवन कराए जाते थे ब्राह्मण्स के द्वारा, तो राजा किस तरीके से सही प्रकार के जो यज्ञ वेदी है वो बनवा सके, उसके लिए आपस्तंभ ने व्यवहारिक ज्यामितीय नाम से व्यवहारिक ज्यामिति की रचना कर दी। और व्यवहारिक ज्यामिति में बताया गया है डिटेल से, क्या न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, सम कोण क्या है, ये सब आप छोटी क्लास में पढ़कर आए होंगे ना। तो ये
एक ज्यामिति का ज्ञान जो है वो किस तरह भारत में डेवलप हो रहा है और वो कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक टाइम पीरियड में सुल्व सूत्र में दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है राजाओं के टाइम पीरियड में ईसा पूर्व दूसरी सदी में, यानी मॉडर्न्स का बोला जो टाइम पीरियड था वहां पर आपको व्यवहारिक ज्यामिति में दिखाई दे रहा है, जिसकी रचना आप स्तंभ ने की थी। तो वहां पे बात कर रहा है किसकी, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण की। ठीक है, आगे बोलता है राइटर कि आर्यभट्ट जो है उसने त्रिभुज जो है उसका पूरा क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला और यहीं से त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। तो यहां से स्टार्ट हो रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने भारत में गणित के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया और गणित में भी अलग अलग स्पेसिफिक चीजों में स्पेशलाइजेशन जो है वो हासिल की। इस काल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो सूर्य सिद्धांत हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट और वराहमिहिर दो महान विद्वान हुए, ठीक है, जिन्होंने खगोल शास्त्र में जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनके रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वन बाय वन हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दो महान विद्वान, आर्यभट्ट जिनका संबंध है 5वीं सदी से, वराहमिहिर जिनका संबंध है 6ठी सदी से। आर्यभट्ट ने क्या करा, ग्रह स्थिति की गणना की। आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब की जानकारी, ठीक है, ये हमें इनसे पता लगती है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब की जानकारी इन्होंने दिया। फिर इन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, एक जगह पर स्टेबल नहीं है, जो मून है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, आर्यभट्ट से मिलती है। आगे बोलता है राइटर कि जहां आर्यभट्ट ने ग्रह स्थिति की गणना की, वहीं पर हम पाते हैं कि जो वराहमिहिर है, इनकी पुस्तक वृहत संहिता में बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है लगातार, कि ये जो अर्थ है वो अपनी जगह पर तो मूव कर ही रही है, लेकिन ये अपनी जगह पर मूव करते करते यहाँ तो घूम ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये सन के चारों ओर भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों हो रहा है अर्थ का। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एंशिएंट टाइम पीरियड में ही हमें पता लग गया था कि भाई इस तरह से अर्थ मूव करेगी, और यूरोपियंस का तो पूछो ही मत, वो तो काफ़ी पिछड़े हुए थे इस मामले में। ठीक है, प्रायोगिक क्षेत्र में भारतीय शिल्पियों ने रसायन शास्त्र की प्रगति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जैसे हम कलर वगैरह में देख सकते हैं कि इनके रंग कितने पक्के होते थे, कि आज तक उनकी चमक विकसित हुई है। तो वो केमिकल कॉम्पोजिशन इनको पता था किस तरीके से हमें उसका फॉर्मेशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आयुर्विज्ञान। अब हमारी जो प्राचीन भारत की विरासत है, इसमें आयुर्विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन अभी जो पेंडेमिक आया था कोविड, तो लोगों दवाई तो उस समय कुछ समझ थी नहीं और वैक्सीनेशन का भी अभी कुछ नहीं था, तो क्या किया जा रहा था, काढ़ा बना बना के पिया जा रहा था, योग किया जा रहा था। तो जो पुरानी औषधियाँ जिनकी बात की गई है आयुर्विज्ञान में, उसकी तरफ लोग मूव करने लगे। और भारत आयुर्विज्ञान केवल पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है। भारत आयुर्विज्ञान जो है, भारतीय आयुर्विज्ञान, उसमें हमें अलग अलग तरह की सर्जरी भी दिखाई देती है। और एंशिएंट टाइम पीरियड में उन सर्जरी के लिए जिन हथियार औजार क्या बोले, जिन इक्विपमेंट का प्रयोग किया जा रहा था, उनका भी जिक्र किया गया है। तो हमारा एंशिएंट बोल सकते हैं मेडिकल जो है ना, वो बहुत अपने आप में आगे था। उस समय सर्जरी की बात की जा रही थी। इवन गणेश जी, बताइए एक क्या है, गणेश जी का ऊपर जो सर है वो हाथी का है, धड़ जो है वो मनुष्य का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हमें उस समय दिखाई देता था। प्राचीन भारत में वैद्यों ने शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया कि किस तरह से एंशिएंट टाइम पीरियड में ही शरीर की रचना कैसे की गई। और हमारे जो पुराने जो उस समय के चिकित्सक होते थे, वो केवल आपकी नब्ज या नाड़ी पकड़ के वैद्य बता देते थे कौन सी बीमारी है, कितना व्यक्ति जीवित रहेगा, ये तक बता देते थे जब आपका साइंस आया ही नहीं था। तो उन्होंने शरीर की बनावट को बहुत अच्छे से स्टडी किया। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आपने पढ़ा है ना, चारों वेदों के बारे में मैंने आपको बताया था, हमारे वैदिक चैप्टर जो हम पढ़े थे वैदिक टाइम पीरियड, तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में औषधियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो पहली बार हमें उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ईसा की दूसरी सदी में भारत में आयुर्वेद के दो महान विद्वान हुए, एक जो है सुश्रुत है और दूसरे है चरक है। अब आप सभी का होमवर्क है, आप जो भी बच्चे पूरी वीडियो देखेंगे ऐसे ही पता लग जाता है कि आप रिप्लाई कितना कर रहे हैं। तो सुश्रुत जो है वो किस टाइम पीरियड में थे, मतलब
किस शासक के समय ये हमें दिखाई देते हैं, और चरक जो है इनका संबंध किस शासक से था, दोनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो दोनों रूलर का नाम लिखोगे कि वो किसके किंगडम में थे और ये किसके किंगडम में थे। सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत के द्वारा लिखी गई थी, इसमें मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्योपचार बताया गया है तथा शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का भी उल्लेख किया गया है। मैंने बोला इक्विपमेंट बताए गए हैं और बताया इन्होंने कि मोतियाबिंद को कैसे शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जाएगा, पथरी के लिए, अन्य रोगों के लिए। तो आज से इतने हजार साल पहले, यानी ये क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, तो आप एंशिएंट टाइम पीरियड यानी 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो उस समय, ये ईशा की दूसरी सदी, उस समय हमें दिखाई दे रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं, शल्य उपकरणों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के रोगों से निपटा जा सकता है, ऑपरेशन की। चरक संहिता की बात करें तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश है चरक संहिता। बहुत डिटेल से इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। इस जो बच्चे मेडिकल के होंगे, BMS वगैरह करते होंगे, उनको ये पढ़ते होंगे वो बच्चे, तो खुद यहाँ पर इतनी डीपली चीज़ों को बताया गया है। और अगर अच्छे से इसको लागू किया जाए, क्योंकि प्रॉपरली आपको पता है कि आयुर्वेद जो है उसकी तरफ हम कम मूव करते हैं, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उसकी तरफ हम कम जाते हैं। कुछ लोग आजकल जा भी रहे हैं कि यहाँ पर एलोपैथ फेल है तो हमें इसकी तरफ मूव करना है। तो चरक संहिता एक ऐसी किताब है ना जो विश्वकोश है, विश्वकोश है किसका, चिकित्सा शास्त्र का। बहुत चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, जिसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी, यक्ष्मा जैसे भेदों का वर्णन किया गया है। हालांकि इसमें हमें थोड़ा ये भी पता लगता है कि शायद चरक को एग्जैक्टली नहीं पता था कि इसमें से कुछ रोग जो है वो छूत वाले हैं, मतलब वो छुआछूत टाइप के हैं, वो फैलते हैं एक से दूसरे में, उनका संक्रमण होता है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में औषधीय पेड़ पौधों का भी जिक्र किया गया था कि आपको पता होगा तुलसी का यूज़ क्या होता है, हिंदू धर्म में पवित्र रूप में उनको पूजा जाता है। लेकिन तुलसी के अपने औषधीय गुण भी हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी बोला जाता है कि हाँ तुलसी से ठीक हो जाता है। तो जो पेड़ पौधे हैं ना, उनके औषधीय गुणों के बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पे बता रखा है, कहाँ पे, चरक संहिता में। अब आ जाते हैं भूगोल के क्षेत्र में। भारत से बाहर की दुनिया का भौगोलिक ज्ञान अत्यल्प था, परंतु देश के विभिन्न प्रदेशों में नदियों, पर्वतों, तीर्थ स्थलों का वर्णन हमें हमारी एपिक्स में दिखाई देता है, रामायण, महाभारत। अब बोल रहे हैं कि अगर भूगोल की बात करें ना, तो भूगोल तो अभी आप पढ़ते ना इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं। स्पेशली जब आप मैपिंग वगैरह करते होंगे तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से हमें प्लेट्यूज दिखाई देते हैं, माउंटेन्स दिखाई देते हैं, रिवर्स दिखाई देते हैं, प्लेन्स दिखाई देते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यूरोप में, और फिर आप फिजिकल फीचर्स के बाद से क्लाइमेटोलॉजी में पूरे वर्ल्ड का पढ़ते हैं, ओशिनोग्राफी पूरे वर्ल्ड का पढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हम भूगोल की बात करें ना, तो भूगोल में हमारे जो भारतीय विद्वान थे वो देश तक ज़्यादा सीमित थे। तो विदेश की दुनिया का भौगोलिक ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं था। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को तो बिल्कुल ही नहीं था। यूरोपियंस तो आपका 15th सेंचुरी AD तक उनको यही नहीं पता था कि अर्थ गोल है कि नहीं है। वहाँ पता लगा तब उन्होंने मूव किया और फिर समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकले। तो उसके कंपैरिजन हमें भी उतनी जानकारी नहीं थी और हम उनसे भी पीछे, मतलब सोचो कि इस समय से 1500 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि वैश्विक जो भूगोल है ना, उसकी इतनी जानकारी नहीं दिखाई देती है, लेकिन देश में जो नदी है, पर्वत है, तीर्थ स्थल है, उनका वर्णन हो रहा है किसमें, रामायण, महाभारत, पुराणों में जगह जगह उनके बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, पूर्व काल में प्राचीन भारतीयों को समुद्र यात्रा का कुछ ज्ञान हुआ। भौगोलिक जो भी विद्वान थे जो भूगोल के बारे में जानकारी दे रहे थे, उन्होंने इतना तो बताया समुद्र, और जब हमें समुद्र का ज्ञान हुआ तो उसी से क्या नई चीज डेवलप हुई, जहाज बनाने की कला। जब आपको समुद्र की जानकारी हुई, क्या है, कहाँ मूव कर रहा है, कैसे पानी इसका जा रहा है, वहीं से उस स्किल का आपने यूज, उस जानकारी का आपने यूज किस में किया, जहाज बनाने की कला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर हम भारतीयों की बात करें तो भारतीयों का जो जैसे कि हम बोलते हैं ना, नेवी बहुत स्ट्रांग थी नहीं। ज़्यादातर रूलर जो है वो मेन लैंड पर ही रूल करते थे। बाद में जाके जो मिडेवल टाइम पीरियड होता है वहाँ पर हमारी नेवी मजबूत होते हुए दिखाई देती है, चाहे चोलास की बात करें या अन्य किंगडम की बात करें। ठीक है, कला और साहित्य में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन भारत के राजमिस्त्री और शिल्पी सुंदर सुंदर कलाकृति बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति बनाते थे। हमने देखा ये एंशिएंट टाइम पीरियड में ही, हड़प्पा टाइम पीरियड की बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, उसमें अपने आप ही एक कला का नमूना दिखाई देता है। हड़प्पा में जो सील्स मिलती हैं, सीलों का बनना किस तरीके से उसे बनाया गया था। ठीक है,
फिर आप देखते हो महाजनपद टाइम पीरियड। तो महाजनपद टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हमें पिलर इंस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं। वो पिलर बनाना अपने आप में, जो हमें पर्शियन पिलर्स होते हैं ना, उसके जैसे कुछ पिलर बनते हुए दिखाई देते हैं। शीर्ष पे किस तरह से जानवर होते हैं, उसको हमने नेशनल एम्बलम के रूप में भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कला के नमूने हैं जो भारत में एंशिएंट टाइम पीरियड में विकसित हुए थे। ठीक है, तो प्राचीन भारत के राजमिस्त्री और शिल्पी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाते थे। अशोक द्वारा बनवाए गए अखंड प्रस्तर के स्तंभ अपनी चमकदार पॉलिश के लिए बहुत विख्यात है। अखंड बोल रहा है कि टुकड़े नहीं होते थे, एक ही शिला का बनाया जाता था। ठीक है, तो एक ही शिला का जो वो बना रहा था पिलर इंस्क्रिप्शन, वो पूरे अशोक के क्षेत्र में फैला हुआ था जहां तक उसकी टेरिटरी थी। और एक क्वालिटी क्या थी कि हर एक पिलर के ऊपर में हमें एक जानवर दिखाई देता था, और वो जो जानवर होते थे अलग अलग होते थे। कहीं हाथी है, कहीं क्या बोलते हैं आपका शेर है, और जो सिंह जो बैठे हुए हैं स्तंभ पर, उनको तो हमने एक्सेप्ट किया है एज अ हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में। तो यहाँ पर अशोक द्वारा बनाया गया अखंड प्रस्तर जो है ना, वो बहुत फेमस है। कला का एक नमूना है, स्पेशली चमकदार पॉलिश जो उस पर दिखाई देती है, उसकी जो चमक आज तक बरकरार है, वो अपने आप में कला का नमूना है। इन पॉलिशदार स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की मूर्ति हमें दिखाई देती है। अजंता के गुफा मंदिर, वहां पर जो चित्र हैं वो अपने आप में कला का नमूना है। जाइए आप अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं घूमिए, जिस तरह के वहां पे चित्र बनाए गए, नक्काशी की गई है, वो भी एक आर्ट को दिखाती है, वो भी पीक लेवल के आर्ट के। इसी तरह भारतीय कला में भारतीय कला के प्रसार का केंद्र बिंदु हमें कब दिखाई देता है? गांधार कला के रूप में। गांधार कला क्या था? तो पोस्ट मॉर्यन टाइम पीरियड में मॉर्यंस का जब डिक्लाइन हुआ, तो यहाँ पर हमें अटैक करते हुए दिखाई देते ग्रीक्स, जो यहाँ के बसे, इनको इंडो ग्रीक कहा गया। तो इंडो ग्रीक्स का जो आर्ट था और भारतीय कला जो थी, इन दोनों के संयोग से एक नई कला उभर कर दिखाई देती है, जिसको हम गांधार कला कहते हैं। वो गांधार कला हमें बहुत पीक लेवल पर दिखती है किसके टाइम पीरियड में? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के टाइम पीरियड में। और क्योंकि कनिष्क खुद बुद्धिज्म का फॉलोअर था, वो भी बुद्धिज्म के महायान सेक्ट का, तो कनिष्क ने बड़े लेवल पर गांधार आर्ट में मूर्तियां बनाई है महात्मा बुद्ध की, जहां पर उनके फेस पे गंभीर एक वो ऑरा जो यूनानी कला में दिखाई देता था वो भी दिखता है। उनके कपड़ों की जो सिलवटें एक एक दिखाई गई है, केश सज्जा दिखाया गया, ये सब गांधार कला का परिपक्वता है जो हमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण भारत में अगर हम कला का नमूना देखें तो वो हमें दिखाई देता मंदिर के रूप में। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि किस तरह चोलास के टाइम पीरियड में हमें बड़े लेवल पर द्रविड़ियन आर्ट में टेम्पल बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रॉपर शिखर बनता है, विमान बनते हैं, 5 से 7 मंजिला बनाया जाता है। नीचे हम देखते हैं गर्भगृह है, उसके आगे हम देखते हैं मंडप बनाया जाता है। तो वो जो द्रविड़ियन आर्ट है ना, वो अपने आप में कला का एक बहुत बड़ा रूप है, जो यहाँ से फैलते हुए कहाँ चला गया था? साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया में हमें ऐसे टेम्पल्स दिखाई देते हैं जैसे कंपूचिया का अंकोर वट, और जावा में बोरोबुदुर टेम्पल जो है, उस पर इंडियन द्रविड़ियन आर्ट का इम्पैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा का बौद्ध महाविहार। ठीक है, तो नालंदा में जो बौद्ध महाविहार था वो क्या था? मतलब वहाँ पे बच्चे आके रुकते भी थे, मतलब जो हॉस्टल वाला सिस्टम है ना, वो वहाँ पर दिखाई देता था, सहवास करते थे। वो उस लेवल पर उतना बड़ा यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में कला का नमूना है। शिक्षा के क्षेत्र में उतने पुराने स्तर पर इतना बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना है जो हिंद आर्य साहित्य की सबसे पुरानी कृति मानी जाती है। अगर आप लिटरेचर के फॉर्म में देखो तो लिटरेचर तो और भी पुराना माना जाएगा। एक हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, लेकिन इसके बाद जो वैदिक एज है ना, यहाँ पर हमें सबसे पुराना लिटरेचर मिल रहा है वैदिक टाइम पीरियड का। इतनी पुरानी कृति, इतनी पुरानी रचना हमें दिखाई दे रही है, आज से लगभग 3500 साल पहले की कृति। और वो जो है वो बताती है किसके बारे में? हिंद आर्यन साहित्य की एक पुरानी रचना है, जिससे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में, आर्यंस के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है। वहीं गुप्त काल में जो एंड होता है, जहाँ से हमारा एंशिएंट लगभग एंड होने वाला है, उस समय हमें कालिदास की कृतियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें फेमस हमें कृतियाँ दिखाई देती है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बीच में राइटर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन आप तो पढ़कर आए हैं ना, आपने
पढ़ा है कि किस तरह से ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, फिर लेटो वैदिक टाइम पीरियड के लिटरेचर, फिर उपनिषद आते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट आते हैं, जैनिज्म टेक्स्ट आते हैं। बहुत सारे ऐसे विदेशी आए थे यात्री के रूप में जो भारत में रहे, उन्होंने बुक्स लिखी थी। इंडिका हो गया, फिर बहुत सारे कोर्ट पोएट होते थे या दरबार के लोग होते थे, वो बुक लिखते थे, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, या और भी बहुत सारी बुक्स लिखी जाती थी, बाण भट्ट वगैरह ने लिखी थी। फिर हम आगे देखते हैं गुप्त काल में ऐसे भी कुछ महान व्यक्तित्व हुए, कालिदास जैसे, जिनको शरण दी गई थी। ये उनके कोर्ट के स्कॉलर थे, इन्होंने भी कई सारी इस तरह से फेमस बुक लिखी, अलग अलग सब्जेक्ट्स इनके होते थे। तो इस बीच साउथ का भी हम देखते हैं संगम काल में। संगम लिटरेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा साहित्य का नमूना है। तो भारत में जो लिटरेचर का डेवलपमेंट है ना, बहुत बड़े लेवल पर हमें एंशिएंट टाइम पीरियड में होते हुए दिखाई देता है। तो बस राइटर इसी के साथ कंक्लूड करता है और बोलता है कि भाई ये हमारे प्राचीन भारत की विरासत है जो अलग अलग क्षेत्र में दिखाई देती है। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो बहुत ही गौरवान्वित है, गौरव करने वाला है, प्राउड करने वाला है। ओके, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो बस ये था हमारा सेशन यहाँ तक। अगर आपको वीडियो क्लियर लग रही है, समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। कोई डाउट है वो भी मुझे बताइए, क्योंकि आज हमारा आर.एस. शर्मा जो है खत्म हो रहा है। अब इसके क्वेश्चंस जो कराने हैं मुझे, इसके क्वेश्चन नहीं, बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। उसके लिए मैं कोई अलग से सेशन लगवा दूंगी। वेंसडे से जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी स्पेक्ट्रम की। बाकी आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।